तो अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रगल्स फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जो है सोशल एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे और हम वेरियस कास्ट और ट्राइब्स और ओबीसीज एंड आदिवासी स्ट्रगल्स, अनटचेबिलिटी, हमने बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ लोगों की बात करी है जिनको एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम से जो है वो अलग करा जा रहा है, एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम से जो है उनको सोशली एक्सक्लूड करा जा रहा है और साथ ही साथ उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही है। तो अब अगर हम इन सब कैटेगरीज के अलावा भी जो एक कैटेगरी और थी, जो एक और जो एरिया था जहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट चल रहा था, वो था वुमेन के साथ। वुमेन्स जो हैं उनको ट्रेडिशनली या हम कहते हैं स्टार्टिंग से, बहुत पहले से, डेकेड्स जो हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है। उनको कभी भी जो है वो मेन के इक्वल नहीं माना गया है और ये एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक जो वुमेन है, एक जो गर्ल है, वो उतनी ही इक्वल है एक आदमी के जितना एक आदमी के इक्वल है। सो ये जो है ये सबसे पहले जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स ने सबसे पहले ये डिफरेंस देखा और उन्होंने ये देखा कि जो ऐसी डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, जो इनइक्वालिटीज़ पैदा हुए हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं है, ये सोशल है। सोशल का मतलब होता है कि सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए हुए इनइक्वालिटीज़ हैं, ये बिल्कुल भी बाय बर्थ नहीं होते हैं। बट क्योंकि सोसाइटी ने ये अनइक्वल ट्रीटमेंट रखा है गर्ल्स के लिए, तो ये जो ऐसे डिफरेंसेस और जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये सोशल है और नेचुरल नहीं है। तो ये जो वुमेन का क्वेश्चन आया कि हाँ, कि जो वुमेन है वो एक मेन के इक्वल हो सकती है, वो मेन के साथ साथ चल सकती है, तो ये जो क्वेश्चन था कि वुमेन को अब इक्वली ट्रीट करना है, वुमेन को अब अच्छे से ट्रीट करना है, उसको सोशली एक्सक्लूड नहीं करना और उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये बार बार आए और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगे जो है 19वीं सेंचुरी में आके ही लोगों के दिमाग में आए कि कैसे वुमेन को भी एक इक्वालिटी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बाय बर्थ एक लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है या उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिले या उसको ट्रीटमेंट इक्वल ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चन थे ये सबके सब ये जो 19वीं सेंचुरी में आए आगे, और ये किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे? डेमोक्रेटिक आइडल्स ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये उस वक्त की बात है, ये उस टाइम की बात है जब जो है सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटाइज हो रही थी और साथ ही साथ डेमोक्रेसी में जहाँ पे हम बात करते हैं कि हर कोई इक्वल हो, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, तो वहीं से ये बात शुरू हुई थी कि जो मेन और वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ रही हैं, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट रहा है, वो भी क्यों रहे। तो ये डेमोक्रेटिक आइडल्स जो थे वेस्ट कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं, जो वेस्ट कंट्रीज़ थी, उनके डेमोक्रेटिक आइडल्स पे ही ये बेस्ड थे। जब डेमोक्रेसी आया तो उसी के आइडल्स पे ये बेस्ड थे कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट चलता आ रहा है बहुत टाइम से वुमेन के ऊपर भी, ये ट्रीटमेंट अब हट जाना चाहिए और इनफैक्ट अब जो है अब इक्वल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अनइक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यही बात शुरू हुई, स्कॉलर्स ने ये जाना कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है ये नेचुरल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही जो है जो वुमेन वो वीक पैदा हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो ट्रीटमेंट है ये सोशल है, सोसाइटी के द्वारा क्रिएट करा हुआ है। तो सबसे पहले जिसे हम कहते हैं जो अर्ली स्ट्रगल जो स्टार्ट की थी, वो स्टार्ट की थी राजा राम मोहन रॉय ने। सो ही वॉज द पर्सन जिसने सबसे पहले जो है वो वुमेन के लिए जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी और सबसे पहले ये सब शुरू किया था और ये 19वीं सेंचुरी में ही शुरू हुआ था। और राजा राम मोहन रॉय ने जो है वो एक वुमेन के सपोर्ट में जो है वो अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे कि ये जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उसको अबॉलिश कर दिया जाए। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता कि सती प्रैक्टिस क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सती है वो एक बहुत ही क्रूअल, एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस थी जो ट्रेडिशनली चलती आ रही थी और आज के ज़माने में ये प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो सती प्रैक्टिस थी वो बेसिकली प्रैक्टिस इस चीज़ की थी कि अगर किसी भी
लड़की का जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके जो उसका मेल पार्टनर है, जो उसका स्पाउस है, जो उसका हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये रिज़ल्ट था उसका, मतलब सोसाइटी ने ये कहा कि जो ऐसी लड़की है वो अपने हस्बैंड के बाद अब रह नहीं सकती, वो जी नहीं सकती। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जैसे ही किसी भी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो विडो हो जाती है, तो जो उसके हस्बैंड की जो पायर है, मतलब जो उसके हस्बैंड की जो चिता है, उसके साथ ही उस लड़की को भी जला दिया जाएगा जिंदा। तो ये जो थी ये सती की ये थी प्रैक्टिस ऑफ सती, कि जैसे ही किसी भी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी चिता के साथ ही उसको जला दिया जाए, उस लड़की को भी। क्योंकि अब उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, और अब उसका दुनिया में रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसी थिंकिंग जो है वो सोसाइटी में बहुत टाइम तक प्रिवेल करी है। और यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये थिंकिंग बहुत टाइम तक प्रिवेल करी है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है सती की, ये भी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है और बहुत टाइम तक चली है। बट राजा राम मोहन रॉय वो जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड करा कि नहीं, ये जो प्रैक्टिस है ये एकदम क्रूअल है और ये किसी भी तरह से एक रैशनल प्रैक्टिस नहीं है, इसका कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है ये सब चीज़ें करने का। तो इसलिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई और उन्होंने जो है सती को अबॉलिश कराने का डिसाइड कर लिया, और उन्होंने सती को अबॉलिश भी करवाया। उन्होंने जो है पूरी सोसाइटी को समझाया कि ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल एक ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, जिसे हम कहते हैं ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, और इनफैक्ट इसका कोई रैशनल रीज़न ही नहीं है। और एक तो ये एकदम ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ तो है ही, बट उसके साथ साथ जो हम जिस बेसिस पे कर रहे हैं ये कि वो लड़की प्योर हो जाएगी, वो लड़की जो है उसको अब सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है और अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकती। तो ये बिल्कुल भी कोई रैशनल रीज़न नहीं है किसी को जलाने के लिए, किसी की लाइफ छीनने के लिए उनकी मर्ज़ी के बिना। तो हम यही देखते हैं कि और साथ ही साथ राजा राम मोहन ने ये कैसे डिफेंड किया अपने आर्ग्यूमेंट्स को। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि जो हिंदू शास्त्रास है, हिंदू शास्त्रास तक में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ऐसी कोई प्रैक्टिस जो है वो लड़कियों के लिए होनी चाहिए या वो लड़कियों के लिए सही प्रैक्टिस है, ऐसे कहीं भी किसी भी हिंदू शास्त्रास में नहीं लिखा। और ये एकदम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, और ये तुमने एक उस लड़की की लाइफ तुमने डिसाइड कर ली और तुमने सोच लिया कि उस लड़की को जीना ही नहीं है, तो ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश करे और सोसाइटी को ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे इस क्रूअल प्रैक्टिस का ख़त्म होना ही सबके लिए अच्छी चीज़ है। और सती जो और ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं सती जैसी, वो बिल्कुल भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट पर्सन है जिसने जिसने वुमेन को इक्वल लाने के लिए ट्राई करा, जिसने वुमेन के सपोर्ट में जो है वो आवाज़ उठाई, वो थे एम.जी. रनादे जी। उन्होंने क्या किया, जो एम.जी. रनादे जी थे, उन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स लिखी और उस राइटिंग्स का नाम था द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज़ एंड वैदिक अथॉरिटीज़ ऑफ विडो मैरिज। तो बेसिकली उन्होंने एक काइंड ऑफ अपनी राइटिंग्स लिखी और उनको इस नाम से टाइटल करा। इस नाम का मतलब है, मैं बता देती हूँ, टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज। उन्होंने बताई ये चीज़ कि कैसे जो है जो रीमैरिज है वो हमारे हिंदू लॉज में भी लिखे हैं, जो हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं उसमें भी जो है जो ये इस बात की लॉफुलनेस लिखी है कि विडोज़ को रीमैरिज कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ वैदिक अथॉरिटीज़ जो है वो भी बोलती हैं कि विडो को मैरिज करना चाहिए। तो ऐसी उन्होंने एक राइटिंग्स लिखी जहाँ पे उन्होंने यही बताया कि जो अब क्योंकि जो है सती अब जब अबॉलिश हो गया था तो उसके बाद जो भी वुमेन विडो थी तो उस वक्त क्या सीन था पहले के टाइम पे कि उनको वापस शादी करने की इजाज़त नहीं थी। वो एक तरीके से समाज से अलग होकर रहती थी। उनके लिए कुछ ट्रेडिशंस थे, कुछ रूल्स थे जो उनको फॉलो करने पड़ते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम में
जिसे हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज, वो बहुत ज़्यादा थी। लड़कियों को बहुत छोटी एज में जो है शादी करवा दी जाती थी। तो अगर इन दैट केस उसका हस्बैंड मर जाए और अब अगर सती की प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, तो जो ऐसे में जो वो लड़की थी वो पूरी लाइफ जो है वो अब अकेले रहने पे मजबूर थी, क्योंकि अब वो किसी और के साथ नहीं हो सकती थी। और साथ ही साथ कुछ रूल्स और ट्रेडिशंस थे जो उसको फॉलो करने पड़ते थे, जैसे सफ़ेद साड़ी पहनना, लाल साड़ी नहीं पहनना, वो जो कलर्स है उसकी लाइफ में वो ख़त्म हो गए थे एक तरीके से। तो ऐसे कुछ रूल्स थे जो वो फॉलो करते थे। तो ये सब चीज़ों के लिए जो एम.जी. रनादे जी हैं उन्होंने लड़ाई करी और उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, ये सारे रूल्स भी किसी काम के नहीं है, बिल्कुल रैशनल नहीं है, कोई भी कोई प्रॉपर रीज़न इनके पीछे बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने किस चीज़ के लिए लड़ाई करी कि जो विडोज़ हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनके पति मर चुके हैं और वो विडो हो चुकी हैं, उनका जो है रीमैरिज के लिए लड़ाई करी कि क्योंकि अब वो लड़कियां अब अगर उनका हस्बैंड मर गया है तो इसमें उनकी गलती नहीं है, तो इसलिए उनको अपनी लाइफ जो है वो जिस तरह से भी उनको जिस तरह से भी उनको अपनी लाइफ जीनी है उस लाइफ जीने का जो है उनको हक होना चाहिए और उसी तरह से वो अपनी लाइफ जी पाएँ। इसलिए रीमैरिज ऑफ विडोज़ जो है वो अलाउ करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी कि जो विडोज़ हैं उनको भी फिर से शादी करने की इजाज़त मिल जाए सोसाइटी से, और सोसाइटी जो है वो उनको नीचे ना देखे। और रीमैरिज ऑफ विडोज़ जो है वो एकदम एक आम बात है और वो जो है वो चीज़ अलाउ होनी चाहिए। ये बहुत अजीब बात है कि हम ऐसी प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं और ये सुनने में भी कितना अजीब है कि ऐसी प्रैक्टिसेस पहले इंडियन ट्रेडिशन में प्रिवेल करती थी और जो इंडिया है, इंडिया में ऐसी ट्रेडिशंस जो हैं वो फॉलो होते थे, ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे। हाँ, ये बात सच है कि आज के टाइम में जो है हम ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं देखते, जैसे सती हो गया या विडो रीमैरिज आज के ज़माने में एक कॉमन बात हो गई है। बट इस बात को कॉमन करने के लिए भी ये जो लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी लड़ाइयाँ करी हैं, काफ़ी संघर्ष करे हैं ताकि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिफॉर्मर की बात करें तो हमें याद रखते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। उन्होंने जो था, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया है। उन्होंने इस ऐसे सत्यशोधक समाज की स्थापना करी जिसका प्राइमरी एम्फेसिस था जो था वो था ट्रुथ सीकिंग में। ट्रुथ सीकिंग का मतलब होता है कि सच को ढूंढना। तो उन्होंने यही सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और उसमें जो है उन्होंने प्राइमरी एम्फेसिस रखा ट्रुथ सीकिंग में, जिसे कहते हैं सच को ढूंढने में। और जो इसमें जो एफर्ट्स थे, बेसिकली जो ज्योतिबा फुले जी ने जो एफर्ट्स डाले हैं वो इसी बारे में डाले हैं कि जैसा कि हम जानते हैं जो ब्राह्मण्स जो हैं वो सबसे ऊपर आते थे और सबसे एंड में जो थे वो अनटचेबल कैटेगरी थी। और अनटचेबल और वुमेन कैटेगरी जो होती है और जो चिल्ड्रन कैटेगरी है वो एकदम बाहर हो जाती है। वुमेन और चिल्ड्रन के साथ कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट्स होती रहती हैं गलत, और एकदम वो नीचे आते हैं कैटेगरीज़ में। तो जो ज्योतिबा फुले जी हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन्हीं 2 कैटेगरीज़ के में स्टार्ट करा उनके लिए लड़ना कि जिससे अगर कोई बच्चा भी है, कोई चिल्ड्रन है, तो उस लड़की की शादी होना ज़रूरी नहीं है, उसको पढ़ाना एक ज़्यादा ज़रूरी काम है। और उन्होंने इसी चीज़ में एफर्ट्स डाले कि जो वुमेन है, वुमेन की भी जो सिचुएशन है वो एकदम सही हो जाए। और जो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है बिहाइंड, जिनका कोई मतलब नहीं है उन प्रैक्टिसेस का होने का, उन प्रैक्टिसेस को वो हटा सके। तो यही था सत्यशोधक समाज की स्थापना करके उन्होंने यही कोशिश करी है कि वो सच ढूंढ पाए और किसी तरह उन ग्रुप्स को जो है बचा पाए जो एकदम जो ब्राह्मण, जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वर्ना सिस्टम जो है, या जो कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसमें जो सबसे ज़्यादा नीचे के श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको वो बचा पाएँ। उसके बाद अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो ये भी एक रिफॉर्मर ही हैं और इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने अपने जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं कि ये एक मुस्लिम थे और मुस्लिम में हम जानते हैं कि और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस हैं गर्ल्स के लिए और उनको बिल्कुल भी पहले एजुकेशन अलाउड नहीं थी। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो एक रिफ़ॉर्म है वो एक मुस्लिम सोसाइटी में भी रिफ़ॉर्म आए, जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए भी रिफ़ॉर्म आए। तो सर सैयद अहमद खान ने उनके लिए लड़ना शुरू करा
और वो चाहते थे कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो एजुकेट होना शुरू करें, चाहे वो स्टार्ट जो है वो जो एजुकेशन का स्टार्ट है वो चाहे घर के कामों से क्यों ना हो, जो घर के अंदर ही क्यों ना हो, बट ये एक तरीके का एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है गर्ल्स के लिए पढ़ने के लिए। और एक बार अगर वो पढ़ना शुरू कर दे, चाहे वो सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ घर के काम ही क्यों ना सीखे, बट उसके साथ साथ वो एटलीस्ट अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आगे जाके भी पढ़ सकती हैं। तो हम देखते हैं कि सर सईद अहमद खान ने जो मुस्लिम सोसाइटी है इन पर्टिकुलर उसकी भी गर्ल्स के बारे में सोचा और उनकी गर्ल्स को भी पढ़ाने के बारे में सोचा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक तरफ हो रही है वहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी कहीं पीछे रह जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है उन मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ताकि उनकी जो है एजुकेशन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि हमने यहाँ पे जो है 4 रिफॉर्मर्स की बात करी है, राजा राम मोहन रॉय, एम.जी. रनादे, ज्योतिबा फूले और सर सईद अहमद खान। और ये सब के सब जो है हम जानते हैं कि मेल रिफॉर्मर्स थे जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स लाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जो है हम अगर ये कहें कि क्या वुमेन रिफॉर्मर्स ने कुछ भी नहीं किया, क्या जो अब जहाँ पे एक तरफ मेल इतना लड़ रहे हैं कि एक वुमेन को इक्वलिटी मिल सके, वहाँ पे वुमेन रिफॉर्मर्स कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? वुमेन एज अ वुमेन जो है एन इंडिविजुअल्स क्या कर रही थी उस तक? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल रिफॉर्मर्स ने ही ये लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई वुमेन रिफॉर्मर्स ने भी लड़ी है। अगर हम बात करें ताराबाई शिंदे की, यहाँ पे हम 2 नाम ही ले रहे हैं। तो जो अगर हम ताराबाई शिंदे की बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। उसमें उन्होंने है यही दिखाया हुआ है कि जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में जो मेल डोमिनेशन की वजह से जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वुमेन को लेकर, तो वही सब जो है ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक के थ्रू बताने की कोशिश करी है। तो उनका जो स्ट्रगल है वो एक तरीके से वो सोसाइटी में वो चेंज लाने की कोशिश करी है, बट क्योंकि वो एकदम बाहर आके एक स्ट्रगल नहीं कर पाई उस पर, तो उन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि एक मेल डोमिनेट सोसाइटी के क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं वुमेन को लेके, और वही सब उन्होंने जो है अपनी बुक में लिखा। उसके अलावा हम जो एक और यहाँ पे वुमेन रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं वो है बेगम रोकेया शेखावत हुसैन। और जो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन है वो एक बंगाली मुस्लिम राइटर हैं, ठीक है, वो एक बंगाली मुस्लिम राइटर है और वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। और लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो उनका काफ़ी लिबरल आउटलुक था, काफ़ी उनकी ओपन माइंडेड थिंकिंग थी, तो उन्होंने जो है अपनी बीवी को काफ़ी पढ़ाया लिखाया। यहाँ पे हम बेगम रोकेया शेखावत हुसैन के बारे में एक और बात जान ले कि जहाँ पे उन्होंने जगह पे उर्दू से तो अपनी पढ़ाई करी थी, उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश में भी पढ़ाई करी थी और साथ ही साथ जो है उन्होंने बंगाली भी पढ़ी थी। उसके बाद जो है उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। वो बुक जो है वो पहली साइंस फिक्शन बुक है जो पूरे वर्ल्ड में आई थी और पूरे वर्ल्ड की जिसे हम कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहा जाता है कि रिकग्निशन प्राप्त करी थी, वो थी सुल्तानाज ड्रीम। और वो पहली साइंस फिक्शन बुक थी जो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन ने लिखी थी, जो हम देख सकते हैं जहाँ पर पहले एक ज़माने पे राइटर्स भी सिर्फ मेल थे, वहाँ पे अब कहीं ना कहीं जो वुमेन राइटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम आने लग गया था तो एक कराची सेशन हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो एक डिक्लेरेशन निकाली थी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया की, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि जो वुमेन है उसकी इक्वलिटी पे भी ध्यान दिया और डिसाइड करा कि वुमेन को अब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उस डिक्लेरेशन के 4 पार्ट्स थे, जहाँ पे उसमें पहले पार्ट में था कि जितना भी जो लॉ है वो सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। दूसरा था कि कास्ट रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ अब नहीं होंगी। इसका मतलब है कि जहाँ पे हम पहले कास्ट की वजह से लोगों को एडमिशन नहीं देते थे स्कूल या कॉलेजेस में, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती थी, ऐसी किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटीज़ होंगी कास्ट से रिलेटेड वो नहीं होगा और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो, हर चीज़ में जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। थर्ड पॉइंट था कि
जो हमारे इलेक्शंस है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकाइज के बेसिस पे होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकाइज का मतलब होता है कि सबके पास जो है, जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया का, उन सबके पास जो है, उनके पास है एक वोट जो वो किसी को भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकाइज। और इसको जो है बोला गया कि जो इलेक्शंस है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंकाइज के बेसिस पे लड़ा जाएगा और हर सिटीजन के पास एक वोट होगा। और जो चौथा डिक्लेरेशन यही था, चौथा पॉइंट यही था डिक्लेरेशन का, कि जो वुमेन है, वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली एक लाइन डाली गई थी कि जो वुमेन का जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो मेन के इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जो वुमेन है उनको अब इक्वलिटी मिलेगी। उसके बाद हम जैसे कि सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई जो है वुमेन के लिए लड़ी गई और इतने सारे फॉर्मर्स ने इतना कुछ करा ताकि जो वुमेन है, वुमेन आगे आ सके। अब हम अगर आज के ज़माने में बात करें तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वुमेन को रिकग्निशन मिल चुकी है और वुमेन कहीं ना कहीं जो है अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर चुकी है एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाई हैं अब। तो अब लेकिन जो अब उनकी जो स्ट्रगल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर हम उनकी 1970s में बात करें तो उस वक्त जो स्ट्रगल्स थी वो यूजुअली मॉडर्न इश्यूज़ के बारे में थी। मॉडर्न इश्यूज़ से मेरा मतलब है जैसे रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस स्टेशन में जो है वुमेन का रेप होना, या फिर डाउरी की वजह से कोई वुमेन मर जाए, डाउरी की वजह से वुमेन की हत्या कर देना। ऐसे कुछ इश्यूज़ थे जो 1970s में सामने आए, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो वुमेन ने इतनी बड़ी लड़ाई करी, इतने सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म करवाए जो उनके तरफ गलत प्रैक्टिसेस थे, और मॉडर्न इश्यूज़, मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करी। वहाँ पे हम देखा जाए तो जहाँ पे एक तरफ वो वाले प्रॉब्लम्स वुमेन के हटे तो जो है मॉडर्न इश्यूज आ गए, नए प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी लाइफ में आ गए। रेप बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया, डाउरी की वजह से जो है वो काफ़ी सारी लड़कियों की हत्या होनी शुरू हो गई। तो ऐसे कुछ मॉडर्न इश्यूज सामने आ गए। और अब अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, आज की बात करें, तो हम देखेंगे कि जो जेंडर इनजस्टिस है वो अब नए तरीके से इमर्ज हो चुका है और भी नए तरीके का जेंडर इनजस्टिस जो है वो सामने आ गया है। तो उसमें से हम कह सकते हैं कि एक जेंडर इनजस्टिस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जिससे हम जानते ही हैं कि जो एक गर्ल चाइल्ड की हत्या जो है सबसे ज़्यादा अपकमिंग इशू है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इशू है। इनफैक्ट अपकमिंग तो नहीं बट पॉपुलर इशू है। और सब जानते हैं कि आज के टाइम पे भी जो है मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे एक तरफ तो हमने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हटा दिया वुमेन की लाइफ से, अपनी सोसाइटी से, वहाँ पे हमने दूसरी तरफ नई प्रैक्टिसेस, नई चीज़ें ले आए हैं, नई प्रॉब्लम्स ले आए हैं, जैसे वुमेन चाइल्ड को मारना, रेप ऑफ वुमेन, डाउरी की वजह से वुमेन का मरना। तो हम देख रहे हैं कि जो वुमेन की जो अभी स्ट्रगल है वो एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है और अब तक ख़त्म नहीं हुई है। और जो है इवन दो वुमेन बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रही है अपने हक के लिए, बट अभी भी ये जो इशू है, ये वुमेन स्ट्रगल अभी भी एक ऑनगोइंग इशू है और वुमेन जो है अभी भी लड़ के कोशिश कर रही है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जेंडर की वजह से आती हैं वो ना आए।